Welcome back everyone on your own channel. As you are very well aware that we have started Brahmastra batch in which we are discussing the social science subject in a smarter way. Okay, so check the description of for the introduction of this batch. What we are going to discuss in this video, I am going to tell you. First of all, we are going to cover section A of your chapter. According to NCERT, if I'll talk about, I am going to cover in this video this part, that is the French Revolution and the idea of the nation. These 2-3 pages I am going to cover. Through these notes, I am going to cover these 2-3 pages. Okay. And the second thing, what we have covered in the previous part, that is the introduction of this chapter, that is the rise of nationalism in Europe का जितना भी introductory part था, हम लोग already discuss कर चुके हैं in the previous video. So do watch that video for the introductory parts explanation. Next, in the introductory part, what we have discussed the first 2 pages of this chapter, that is the first and second page you can see. Okay, now proceeding further without wasting your time, let's discuss the first section, that is the French Revolution and the idea of the nation. Okay, फटाक से डिस्कस करते हैं इसको. होप सो आपको मजा आएगा, आप लोग एंजॉय करोगे और अपने व्यूज को कमेंट जरूर करना. ओके, सो आप लोग, हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप फॉर further updates, okay, related to the classes, related to quizzes, etc. Okay, secondly, okay, description में link मिल जाएगा, you can check for the notes. Okay, now proceeding further, the French Revolution and the idea of the nation. Okay, like और comment करना मत भूलना. जैसे भी आपके views हो, जो भी आपके expression हो, just write it over the comment section so that I'll improve in the next video. Okay, the French Revolution and the idea of the nation we are going to discuss through this part. See, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन जितना भी जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आई थी. ओके, फ्रांस में. एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 5 मई 1789 से 9 नवंबर 1799 तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन चला था. इन 1789 व्हेन फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, क्या था जो रूल था फ्रांस में, वो किसका था? एब्सोल्यूट मोनार्की. कौन रूल कर रही थी वहां पर? एब्सोल्यूट मोनार्की. एब्सोल्यूट मोनार्की का मीन्स क्या होता है? जो पार्स हैं मोनार्क की, मीन्स किंग की जो पार्स हैं वो लिमिटेड कर दी जाएंगी, उस पर कुछ बाउंड्री सेट कर दी जाएगी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब अल्टीमेट अगर आप देखोगे सुपीरियर अथॉरिटी तो किंग ही रहेगा, बट कुछ पावर्स को लिमिट कर दिया गया जस्ट दिखाने के लिए कि भाई एब्सोल्यूट मोनार्की है, मोनार्की नहीं है, यू कैन से. ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई लेट यू नो समथिंग अबाउट दिस इमेज. व्हाट यू कैन सी इन दिस इमेज इज द Bastille prison. You have read about this in class 9th. Okay, जर्मन में शो किया गया है, being shown in the German province of Kassel, the French Bastille prison. Okay, accompanying the illustration, यहाँ पर एक illustration लिखा है, ठीक है, उसमें एक स्लोगन है. Okay, you have to remember this slogan. स्लोगन क्या है? The people must seize their own freedom. अब लोगों को खुद से आगे आना पड़ेगा अपनी फ्रीडम को पाने के लिए. This means that. ओके, किसने बनाया था ये जो जर्मन एल्मेनाक है? एल्मेनाक मीन्स होता है एक ईयर बुक. ओके, ये ईयर बुक का कवर पेज था डिजाइंड बाय द जर्नलिस्ट एंड्रेस रैबमैन. एंड्रेस रैबमैन ने बनाया था. कवर पेज था किसका? जर्मन एल्मेनाक का. ओके, 1798 में फ्रेंच बैस्टील शो किया गया है. स्लोगन क्या है? द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम. होप सो यू विल रिमेंबर दिस. ओके, फाइन. ये रहता कहाँ था? मिलन में रहता था. इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट स्टिल इट इज मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी, सो यू शुड रिमेंबर. ओके, मिलन में रहता था. सिटी मिलन वाज अ मेंबर ऑफ द जर्मन जैकबिन ग्रुप, और जैकबिन क्लब्स के बारे में भी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो. ओके, चलिए. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने कुछ मेजर्स इंट्रोड्यूस करे. ओके, कुछ प्रैक्टिसेस स्टार्ट करी जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक कलेक्टिव नेशनलिज्म वाली फीलिंग आई. ठीक है, कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली फीलिंग आई अमंग्स द फ्रेंच पीपल, यू कैन से. ओके, होप सो क्लियर होगा आपको. नेक्स्ट जो आइडियाज थे, ला पैट्री, ली सिटेन. ला पैट्री याद ना रहे नो प्रॉब्लम. दी फादरलैंड, जैसे हमारे यहाँ पे मदरलैंड भारत माता बोलते हैं हम लोग. ठीक है, ली सिटेन, द सिटीजन. ओके, emphasize the nation of a united community enjoying equal rights under a constitution. okay, सब लोगों के पास इक्वल राइट्स होंगे. ठीक है, कोई मेल फीमेल नहीं होगा, सिटीजन होंगे सब लोग. ओके, द फादरलैंड का कंसेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया. तो द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड, ली सिटिजन, द सिटीजन. ओके, नंबर 2, एक फ्रेंच फ्लैग लाया गया इन रिप्लेसमेंट ऑफ रॉयल स्टैंडर्ड. जो पहले रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था उसकी जगह पर फ्रेंच फ्लैग लाया गया. ओके,
एस्टेट्स जर्नल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, उसको रीनेम कर दिया गया एज अ नेशनल असेंबली। एस्टेट्स जर्नल जो पहले एक्टिव सिटीजन्स की बॉडी उसको इलेक्ट करती थी, ठीक है, उसको रीनेम कर दिया गया, अब क्या बना दिया गया, नेशनल असेंबली। तो एस्टेट्स जनरल की बजाय नेशनल असेंबली, फ्रेंच फ्लैग की सॉरी रॉयल स्टैंडर्ड की बजाय फ्रेंच फ्लैग, एंड ला पैट्री एंड ली सिटायन। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर। इससे रिलेटेड एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, आई विल शो यू वंस, जस्ट check it out. Just क्वेश्चन को खाली रीड करना है, आंसर यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स थ्रू द एक्सप्लेनेशन which I am going to provide within few minutes. Okay, see what steps the French revolutionaries take to create a sense of collective identity among the French people. कौन से steps French revolutionaries ने लिए एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए, उनकी एक नेशनलिज्म की फीलिंग को लाने के लिए फ्रांस में, ठीक है, फ्रेंच पीपल में, दैट यू हैव टू राइट इन दिस आंसर. Few points we have read, few more points I am telling you, all those points you have to remember from the examination point of view. Let's proceed further. New hymns, नई नई hymns कंपोज किए गए. hymns मतलब क्या होता है, आप ऐसा बोल सकते हो रिलीजियस सॉन्ग्स जो चर्चेज वगैरह में गाते थे उस टाइम पे लोग, ठीक है, उनको न्यू hymns बोला जाता है. वो कंपोज, उनको कंपोज किया गया. ओथ्स, कस्में दिलवाई गई लोगों को, आई शपथ, आई विल प्रमोट द कंट्री, ठीक है, आई विल डाई फॉर द कंट्री, एटसेट्रा, ठीक है. मार्टायर्स कमेमोरेटेड, मार्टायर्स को कमेमोरेट किया गया, मींस जितने भी लोग लिबर्टी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए उनको सम्मान दिया गया, उनकी रिस्पेक्ट की गई, उनके बारे में लोगों को बताया गया. ऑल इज डन इन द नेम ऑफ द नेशन. अंडरस्टूड? होप सो क्लियर. अंडरस्टूड समझ में आ रहा है ना, तो लाइक ठोक देना बेटा, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया. ओके, यूनिफॉर्म लॉज को फॉर्मुलेट किया गया. ओके, सारे सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म लॉज रहेंगे, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहेगा. ओके, रिमेंबर दिस ऑल पॉइंट्स, रिवाइज वंस अगेन. ला पैट्री ली सिटायन, रॉयल स्टैंडर्ड की जगह पर फ्रेंच फ्लैग, एस्टेट्स जनरल की जगह पर नेशनल असेंबली, न्यू हाइम्स कंपोज की गई, ओथ टेकन, मार्टायर्स कमेमोरेटेड. मार्टायर्स कमेमोरेटेड याद ना भी रहे, नो प्रॉब्लम, जस्ट न्यू हाइम्स वर कंपोज, रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, centralized administrative system, uniform laws. Those points which you have to remember, you must have to remember, I have highlighted separately, so remember these points. Okay, internal custom duties और जितने भी dues थे, ठीक है, उनको abolish कर दिया गया. यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को अडॉप्ट किया गया. ओके, जितने भी रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको डिस्करेज किया गया. रीजनल डायलेक्ट्स मींस क्या होता है, रीजनल लैंग्वेजेस. क्या मतलब होता है, रीजनल लैंग्वेजेस, उनको डिस्करेज किया गया कि कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन की एक लैंग्वेज नहीं होगी. ओके, इंस्टेड ऑफ दैट एक कॉमन लैंग्वेज होगी फॉर होल नेशन, दैट इज फ्रेंच, जो कहाँ पे बोली जाती थी और लिखी जाती थी, पेरिस में बोली जाती थी उस टाइम पर. सो दैट इज ओनली कंसिडर्ड एज अ कॉमन लैंग्वेज फॉर द नेशन, यू कैन से. नेक्स्ट, रिवॉल्यूशनरी से फर्दर एक और डिक्लेरेशन भी किया कि दैट we are going to introduce these all reforms and measures and practices in other parts of the country also. Okay, in other parts of the Europe also, and we are going to liberalize whole Europe soon. Okay, from despotism, that is a political system where the ruler holds एब्सोल्यूट पार, जिसमें किसके पास सारी पार होती है, रूलर के पास सारी पार होती है. तो डेस्पोटिज्म से हम पूरे यूरोप को आजादी दिलवाएंगे. दिस वाज द थिंकिंग और मेंटालिटी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, यू कैन से. होप सो क्लियर होगा, ठीक है. अब धीरे धीरे फिर जैसे जैसे ये जो न्यूज़ थी फ्रांस की स्प्रेड होने लग गई डिफरेंट पार्ट्स में यूरोप के, तो जो स्टूडेंट्स थे और जितने भी मेंबर्स थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के, एजुकेटेड और मिडिल क्लास, ध्यान देना, अब पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में. सो एजुकेटेड मिडिल क्लास के जितने भी लोग थे, दे हैव स्टार्टेड सेटिंग अप जैकबिन क्लब्स. वहां पर क्या होता था, सेम मेंटालिटी के लोग जो चाहते थे लिबर्टी आए, वो लोग मिलते थे और उन पॉइंट्स पे काम करते थे, ठीक है, जिनकी वजह से लिबर्टी आ सकती है. ओके, होप सो क्लियर होगा. ये जितनी भी एक्टिविटीज थी, जितने भी कैंपेन्स थे, ठीक है, वो किए गए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, दैट इज होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली एटसेट्रा इन द 1790s. होप सो क्लियर होगा. नाउ विद इन द वाइड शेड ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन के कंट्रोल में बहुत सारी टेरिटरी आ चुकी थी. आप नेपोलियन के बारे में इसको बाद में देखना, अभी मत देखना. सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस. बहुत सारे रिफॉर्म्स उसने इंट्रोड्यूस करे थे फ्रांस में. तो वो सारे रिफॉर्म्स अलग अलग जगहों पर, जहां जहां पर नेपोलियन ने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था, वो वहां वहां पर शिफ्ट हो गए. वहां वहां पर लोगों ने इन सारे रिफॉर्म्स को अप्लाई करा. ओके, कुछ कौन कौन से रिफॉर्म्स थे जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस करे थे फ्रांस में और जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी फिर इंट्रोड्यूस हुए आफ्टर द कैप्चर, आफ्टर द कंट्रोल एस्टेब्लिश्ड थ्रू नेपोलियन, यू कैन से. ओके, तो कौन कौन से रिफॉर्म्स थे, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 in NCERT. So let's read once first question, that question, then we will proceed further. What's the question?
Read it once. What changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him? कौन कौन से चेंजेस नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस करे थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए जितनी भी टेरिटरीज उसने रूल करी? ओके, चलिए देखते हैं कौन कौन से चेंजेस उसने इंट्रोड्यूस करे थे। पहला, सिविल कोड ऑफ 1804, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सिविल कोड ऑफ 1804 से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है बिल्कुल। सिविल कोड को नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। ओके, इसमें क्या था सर, जितने भी प्रिविलेजेस थे, ऑल प्रिविलेजेस बाय बर्थ, बेस्ड ऑन बर्थ, जितने भी प्रिविलेजेस मिलते थे उन सबको हटा दिया गया। ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ को एस्टेब्लिश कर दिया गया। एंड थर्ड पॉइंट, नंबर 1 प्रिविलेजेस को हटा दिया गया बेस्ड ऑन बर्थ, नंबर 2 इक्वालिटी बिफोर लॉ को एस्टेब्लिश किया गया, एंड नंबर 3 सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, ये कोड फिर अलग अलग जगहों पर भी गया, ठीक है। नेक्स्ट है डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। नेपोलियन ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया। ओके, स्टेर्फडम से पीजेंट्स को फ्री कर दिया, तो पीजेंट्स भी खुश। देख रहे हो आप, मतलब सब सेक्टर्स के लिए उसने काम किया, स्पेसिफिकली बिजनेसमैन के लिए भी काम किया, लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए भी काम किया। ओके, जिसको आप थर्ड एस्टेट भी बोलते थे, ठीक है, क्लियर, उनके लिए भी काम किया। एंड मेमोरियल ड्यूज से भी उनको फ्री कर दिया गया। ओके, जितने भी गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस थे टाउन्स में, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस मतलब सर, गिल्ड मतलब होता है मर्चेंट्स का ग्रुप यहाँ पर स्पेसिफिकली। ओके, तो जो मर्चेंट्स के ग्रुप के बनाने के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा दिया गया। ओके, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव कर दिया गया। पीजेंट्स, आर्टिशियंस, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन ने इन सब चीज़ों को बहुत ही इंजॉय करा और वो इन सब मेजर से, इन सब रिफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। ओके, तो बिजनेसमैन वगैरह काफ़ी ज़्यादा खुश थे। हाउएवर इन द एरियाज, ये सब जगहों पर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वेलकम करा। ब्रुसेल्स, मैंस मिलन, वार्सवो एटसेट्रा, फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया गया एज अ हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। मींस लिबर्टी लाने वाले लोग, लिबर्टी लाने वाले वाला ग्रुप यू कैन से, उनको बहुत ही स्वागत के साथ वेलकम किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिस इमेज इज देयर। जैसे आपको पता है कि कोई भी जो खुशी है वो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, खुशी के बाद दुख आता है एटसेट्रा। तो वही यहाँ पर एग्जांपल है कि उनको लगा, बिजनेसमैन को लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा रूलर है हमारा नेपोलियन, ये तो बहुत बढ़िया करेगा एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, लॉन्गर ड्यूरेशन में उनको सिंपली ये बात का पता लग गया, ठीक है। जितना भी इनिशियल एंथुसियाज्म था उनका सून ये सारा एंथुसियाज्म किस में कन्वर्ट हो गया, हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गया। बिकॉज जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स किए गए थे दैट विल नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, ठीक है, डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। वो सारे के सारे पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ चलने वाले नहीं थे, मतलब इनके साथ साथ पॉलिटिकल फ्रीडम मिलने वाली बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। टैक्सेशन बढ़ा दिया गया, भाई टैक्स बढ़ा दिया गया। सेंसरशिप इंपोज कर दी गई। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि प्रेस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देना, कोई भी नेपोलियन के अगेंस्ट में नहीं छापेगा, कोई भी नेपोलियन की पॉलिसीज के अगेंस्ट में नहीं जाएगा एटसेट्रा यू कैन से। एंड फोर्स रिक्रूटमेंट की गई इनटू द फ्रेंच आर्मीज, फ्रेंच आर्मी में फोर्स रिक्रूटमेंट की गई। अब फोर्स रिक्रूटमेंट करनी पड़ी क्यों? क्योंकि नेपोलियन का ड्रीम्स जो थे वो ज़्यादा ही कुछ बड़े थे, वो पूरे यूरोप पर कैप्चर करना चाहता था, ठीक है। ऑल शोन द रियल मोटिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए उनका रियल मोटिव यहाँ से पता लगता है। ओके, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, वो यहाँ पर एक ट्री प्लांट कर रहे हैं, ये यहाँ पर ना कि ट्री प्लांट किया जा रहा है। एज यू कैन सी ट्री भी इनकी तरह ही है। इस ट्री का नाम था ट्री ऑफ लिबर्टी। ओके, ज़िविगबर्गन जर्मनी में यहाँ पर ये प्लांट किया जा रहा था। ऐसी एक पेंटिंग में शो किया गया है, पेंटेड बाय द जर्मन पेंटर कार्ल कर्स्पर फ्रिट्ज। ओके, ये जर्मन पेंटर थे, इसमें शो किया गया है कि ये ट्री प्लांट किया जा रहा है। ट्री किस चीज़ का है आपको याद रखना है, ट्री ऑफ लिबर्टी। ओके, इसमें एक इंस्क्रिप्शन है जिसका मतलब क्या है, एज यू कैन सी वन इंस्क्रिप्शन इज रिटन ओवर हियर, यू कैन सी टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। फ्रीडम लो हमसे, ठीक है, और इक्वालिटी लो, ठीक है, जो कि ह्यूमैनिटी का मॉडल है एज यू कैन से। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी इमेज में देखने को नहीं मिल रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर देखो कोई पर्सन है, ये सोल्जर है, फ्रेंच सोल्जर, यहाँ पे कार्ड को सीज कर रहा है और बोला जा रहा है नी में बैठो उससे, स्लेव पर्सन से जो भी है, ठीक है।
एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंच सोल्जर ही है जो विमेन को हैरेस कर रहे हैं. एज यू कैन रीड दिस लाइन ऑल्सो, फ्रेंच सोल्जर्स रिकॉग्नाइजेबल बाय देयर ब्लू व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म्स. यहाँ से यूनिफॉर्म का कलर भी आपको याद हो जाएगा, ब्लू व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म्स. ओके, सीज अ पीजेंट्स कार्ट, यहाँ पे पीजेंट की कार्ट को सीज कर रहे हैं. हैरिस यंग विमेन, यहाँ विमेन को हैरिस कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं पीजेंट्स को टू डाउन ऑन हिज नीज. ठीक है, तो यू कैन सी यहाँ पे कहीं से कहीं तक इस इमेज में लिबर्टी तो देखने को नहीं मिल रही है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट है एक इमेज और है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्या शो कर रही है. ये जो इस इमेज में शो किया गया है, किसको शो किया गया है? नेपोलियन अंकल को शो किया गया है. ठीक है, यहाँ पे जितने भी जो लेटर्स हैं जो ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं उसके आपके बैग से. ठीक है, सो ये क्या है, जो लेटर्स हैं ये सारी टेरिटरीज हैं जो वो हार चुका है. कहाँ कहाँ से हार चुका है? जब वो वापस आ रहा था फ्रांस, ये उस टाइम का यहाँ पे शो किया गया इस इमेज में. इसमें जब वो बैटल ऑफ लिप्जिग हारा था, कौन सा बैटल? बैटल ऑफ लिप्जिग 1813 में हुआ था. रिमेंबर दिस, बैटल ऑफ लिप्जिग नेपोलियन हारा था, 1813 में हुआ था. ओके, बैटल ऑफ लिप्जिग 1813, व्हेन इट वाज फॉट इन 1813. ओके, फाइन, दैट्स इट. इसी के साथ हमारा जो सेक्शन ए है वो खत्म होता है. सेक्शन ए के हमने 2 एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी देख लिए. ठीक है, पीवाईक्यू सेक्शन ए से रिलेटेड एंड सेक्शन बी से रिलेटेड वी विल डू ऑल टुगेदर in a separate video of PYQs, you can say, in which I will discuss the PYQs related to section A and section B. Okay, so NCERT के accordingly आपका I have covered in my first part of this chapter the rise of nationalism in Europe, part 1, the first page and second page as an introductory part. And in this part we have covered the first section of this chapter, that is this page and this one also. Okay, and in the next video we will start from the second section of this chapter, that is the making of nationalism in Europe. Okay, hope you will like this video and comment your views also. Let's meet in the next video. Bye bye.